अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। जो तवक्को थी वो तो पूरी हुई लेकिन मुकम्मल नहीं हुई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तोशाखाना केस में जो सज़ा थी उसको मुअत्तल कर दिया। उनकी ज़मानत मंजूर कर ली, लेकिन उनकी रहाई मुमकिन ना हो सकी कि साइफ़र केस के अंदर जो है उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई। अब सूरत हाल ये है कि तोशाखाना का मामला जो है वो चल रहा था, और ज़ाहिर है कि पहले इसके जज ज़फ़र इकबाल थे, फिर हुमायूं दिलावर हुए। अब ये सज़ा जिस तरीके से हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ इस हवाले से कहा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तो ये कहा कि जो सज़ा मिली है वो दुरुस्त नहीं है। और फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी ये ऑर्डर है। तो फिर उसके बाद ये बात तकरीबन तय हो चुकी थी कि ये सज़ा जो है ये मुअत्तल हो जाएगी। वैसे कानूनी तौर के ऊपर भी अगर 3 साल की सज़ा हो तो ज़ाहिर है उसके अंदर रिलीफ जो है वो मिल जाता है। अब इसके बाद का मरहला जो है वो साइफ़र केस है, जो ज़्यादा संजीदा नौइयत का मामला है। पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस वक्त एक हिजान खेज़ी का शिकार है, और ज़ाहिर है कि इस सूरत हाल के अंदर मामला जिस नौइयत से आगे बढ़ रहे हैं उसके अंदर कोई ऐसी उम्मीद की किरण जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। अब हालात और वाक़यात का तकाज़ा तो ये है कि जो भी आपने फ़ैसला साज़ी करनी है, जिस तरीके से करनी है उसको कीजिए। इंसाफ का और अदालतों का जहाँ तक मामला है, अदालतें तकसीम है और इंसाफ जो है वो सवालिया निशान बना हुआ है। और ख़ास तौर पे जब तहरीक इंसाफ की बारी हो तो अगर उनके हक़ में फ़ैसला आ जाए तो बहुत अच्छा है, अगर ना आए तो फिर सोशल मीडिया से ऐसी गोलाबारी की जाती है कि फ़ैसला देने वाला या बाकी लोग कानों को हाथ लगाए फिरते हैं, मुँह छुपाए फिरते हैं। वो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है कि जिसकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। केस को मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर जो है यकीनन डिस्कस होना चाहिए, और ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर तक़वियत उस वक़्त मिलती है जब मामलात जो हैं वो मेरिट की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे होते हैं। सज़ा और जज़ा का तसव्वुर जो है वो पमाल नहीं हो रहा होता, बल्कि वो हकीकी तौर के ऊपर सामने आ रहा होता है। दूसरी तरफ इलेक्शन का इनेकाद जो है वो भी अब एक बड़ी बहस बनता चला जा रहा है, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये तकाज़ा कर रही है कि 90 दिन के अंदर जो हैं वो इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि आइन जो है वो ये कहता है। इससे पहले तमाम पार्टियों ने मिलकर जो नई मरदमशुमारी थी उसकी मंजूरी दी थी, और ये बात जानते हुए कि इसके बाद हल्का बंदियाँ जो हैं वो आइनी तकाज़ा है। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये सामने आ रहा था कि आइन का तकाज़ा जो है वो हल्का बंदियों के तकाज़े से ऊपर नहीं, ऊपर है। अब ऐसी सूरत हाल में क्या आगे का मंजरनामा होगा, ये उस है जिस पर बात करेंगे। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद है जाहिद खान साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं अवामी नेशनल पार्टी के। और हमारे साथ मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। निसार खोड़ो साहब, तोशाखाना केस में आज चेयरमैन PTI की सज़ा जो है वो मुअत्तल कर दी गई है, और ज़ाहिर है कि इस हवाले से पहले से ही ये कहना शुरू कर दिया गया था कि ये सज़ा जो है ये मुअत्तल हो जाएगी। ये कानूनी पहलू था, ये आप समझते हैं कि नहीं इसमें जो अदालतों के अंदर होता है ये उसी का शाखसाना है? नदीम साहब, तोशाखाना का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को भेजा था। ट्रायल कोर्ट ने अपना टाइम लिया, नोटिस दिए, सुनवाई हुई नहीं हुई, पहुंचे जवाबदार पहुंचा नहीं पहुंचा, कतई नज़र इससे फैसला सुना दिया गया जिसमें 3 साल की सज़ा और डिस्क्वालिफिकेशन थी। दूसरा उसका तरीका यही है कि जी अपील करो उस फैसले के ख़िलाफ़।
जबकि पीटीआई ने हाई कोर्ट इस्लामाबाद पर अपना एतराज़ दिया था कि जी हमें इस पर एतमाद नहीं है। आपने अपनी बातों से कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर इस तरह से था हाई कोर्ट को। ये बात बहुत गलत है। सुप्रीम कोर्ट किसी और अदालत को ऑर्डर नहीं दे सकती। हर अदालत अपने दायरे कार में आज़ाद होनी चाहिए। ये तासर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसलिए हमने उसकी सज़ा मुअत्तल कर दी। ये सारे मामले को ही गड़बड़ कर देता है। सज़ा मुअत्तल हुई है, रिहाई का हुक्म हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन वैसे ही अभी तक कायम है और सज़ा भी ख़त्म नहीं हुई। अब आज़ाद तो हो जाएंगे अगर उनके पास दूसरा कोई केस नहीं है तो। अब मुझे नहीं मालूम कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे अपनी सज़ा को ख़त्म कराने के लिए और अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को बहाल कराने के लिए। ये अब उनके ऊपर है। उसमें निसार खोड़ो साहब, वो साइफर में उनकी दोबारा गिरफ्तारी हो गई है, ज़्यादा रहाई तो उनकी अमल में नहीं आई है साइफर केस में। मैं आता हूँ, इसको ज़रा ओपन कर लें। जाहिद खान साहब, आप कैसे देखते हैं कि ये कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला है, या आप समझते हैं कि नहीं? नहीं नदीम हुसैन साहब, देखिए फैसला जो भी है, लेकिन फैसले से गलती की बदबू उस वजह से आती है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक और केस लेके गए पीटीआई वाले, और वहां पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये छोड़ दो, ये देखो इमरान खान गिरफ्तार क्यों हुआ है, और फिर लोअर कोर्ट के फैसलों पे उसने जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जितना क्रिटिसिज्म किया, और उस तरीके से फिर उसको ऑर्डर दिया हाई कोर्ट को कि आप 2 दिन में इसका फैसला करें वरना हम इधर बैठे हुए। तो आप मुझे बता दें, जब इतना प्रेशर हो ऊपर से, और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब है वो कहते हैं हम तो सैंडविच बन गए सुप्रीम कोर्ट के और ट्रायल कोर्ट के बीच में। तो इसलिए अगर सही भी फैसला हो तो इसको उस नजरों से देखा जाता है, इस पे तनकीद होता है और इसको इसमें मिलाफाइट नजर आ जाते हैं। उसकी वजह यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब बंदयाल साहब जो कुछ कर रहा है वो तो अनहोनी है। ये तो कभी ऐसा ही हुआ ना, 63A के साथ जो कुछ किया, आज जो सूरत हाल है मुल्क के, देखे हम तो इसमें लगे हुए। नदीम हुसैन साहब आप प्रोग्राम कर रहे, सब इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि जी फैसला सही हुआ गलत हुआ, या किसी ने जज साहब को गालियां भी दी, एक को तो नहीं दी, एक को तो उधर लंदन में जिसके साथ जो कुछ हुआ, और इधर जो एक दिन के लिए डिले होने पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के खिलाफ जो भी सोशल मीडिया में कुछ हुआ। तो जब इन चीजों को देखते हो, दूसरी तरह अगर आप ये देखें कि यही सुप्रीम कोर्ट था, इस सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ का केस जब ट्रायल कोर्ट में चल रहा था तो उधर से एक जस्टिस को उसके ऊपर सुपरविजन के लिए लगाया था कि जल्दी से जल्दी उसको सजा मिले। तो ये जो चीजें आती है ना, फिर वहां उसमें बदबू आती है नाइंसाफी की, और वो जब आप उसको इंसाफ नहीं कह सकते। और देखिए ये 2 महीने जो कौम के भी बेकार हो गए, ये वकील साहिबान तो इधर भी जाते उधर भी जाते हैं, लेकिन मुझे बता दे जो कौम सड़कों पे है, जिसका बुरा हाल है, उसके तरफ तो तवज्जो नहीं है। मैं जाहिद खान साहब इस तरफ आता हूँ, जरा इसको ओपन कर लिया जाए। मैं एक बात करूं, मैं ये समझता हूं कि ये सारी खराबी अगर इस वक्त तनकीद हो रही है तो ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदाल की वजह से कि उसने इस चीज को कंट्रोवर्शियल बना दिया, वरना उसको तो रिलीफ मिलना था, 2 दिन बाद मिलता, 3 दिन बाद मिलना था, लेकिन मिल जाता। लेकिन अगर ये देखे कि जब कैप्टन सफदर को 1 साल की सजा हुई तो उसने 70 दिन गुजारे जेल में, तो इमरान खान ने 25 दिन गुजारा, तो क्या हुआ? कहमत आ गई। सियासी लोग तो जेलों में जाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब आबिद ज़ुबैरी साहब, कतई नज़र इस बात के कि ये केस क्या था, ये जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया ख़ास तौर पर देखा जा रहा है जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से लेके जस्टिस उमर अता बंदयाल तक, क्या ये यही सुप्रीम कोर्ट का मेरिट है और इसको जो है इंडोर्स किया जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अदब के साथ जो ये हमारे सीनियर्स हैं और बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं जो आपके पैनल पे शामिल हैं, लेकिन देखिए कुछ फैक्चुअली मैं इनको करना चाहता हूँ कि पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं थे उस बेंच पे, 2 और मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे, और जो सबसे ज़्यादा सवालात किए वो दोनों और मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने किए, ख़ासतौर पर जस्टिस मंदोखेल ने। उन्होंने कहा कि ये जो इनको जो इमरान खान साहब को नहीं दिया गवाहान को पेश करने का, उसका क्या इफेक्ट होगा।
लेकिन आज आप अगर फैसला देखें, आई होप इन लोग आपके इज्जतदार पैनलिस्ट ने पढ़ा है ये खोरो साहब वगैरह ने जो आज फैसला है, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने जो तहरीर किया है उसमें लिखा है हमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं किया था कि उस पर इस तरह से उस तरह से फैसला करो। देखिए ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं, और हाई कोर्ट अभी खुद कहा कि अभी इन्होंने कहा कि वो बाइंडिंग नहीं होता, नेचुरली अगर कोई अपील वगैरह हो वो जजमेंट बाइंडिंग होती है। ये एक ऑब्जर्वेशन थी, एक केस पेंडिंग था नहीं, जिसमें इसमें उन्होंने किया। इसमें इसमें आबिद जुबैर तो साहब ठीक है, बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है कि ये फैसला गलत है तो इट कन्वेज। सर वो उनका कहा, लेकिन दैट इज स्टिल नॉट बाइंडिंग ऑन दी हाई कोर्ट। वो सर वो किधर जाएगा बेचारा जज? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने आप ये बात लिखी है, आप ऑर्डर में देखिए, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं था कि हम इस फैसला करें। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इस तरह के केसों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बाज़ दफ़ा जजमेंट सस्पेंड नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई सज़ा ऐसी हुई है तो हम उसको सस्पेंड करते हैं। ऑर्डर पढ़ लेना, उसमें क्लियर है। वो जो बात आप कर रहे थे वो उसमें क्लियर हो जाएगी कि चीफ जस्टिस ने जो आज जो बेंच ने फैसला किया उसमें उसका क्या असर होगा। दूसरी बात देखिए, जो नवाज शरीफ साहब की एग्जाम्पल दी गई कि उनके एक मॉनिटरिंग जज थे जो बैठे थे, वो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था, उसके अंदर हुआ। यहाँ तो एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने एक फैसला किया, उसकी अपील यहाँ आई है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में कोई इस तरह का मामला पेंडिंग ही नहीं है कि वहाँ से कोई मॉनिटरिंग जज, वो कहाँ से केस रिमांड किया जाता है कि उस पर कोई मॉनिटरिंग जज, जैसे एनआरओ वगैरह के केसेस में आपने देखा एक मॉनिटरिंग जज अपॉइंट हुए थे। तो ये देखिए ना, ये सारी चीज़ें इस तरह से होती है। और जो देखिए कल चीफ जस्टिस साहब ने जब ये केस उन्होंने पीर की तारीख दी थी उस केस में, तो उन्होंने खुद कहा बुकला को, इमरान खान साहब की बुकला से, कि आप वो हमसे गलती क्यों कराना चाहते हैं जल्दी में फैसला करने की, जो एक नीचे एडीजे साहब ने की उसके कोर्ट ने। तो देखिए उनके ऊपर भी यही था कि जिस तरह के मुजरत में फैसला दिया गया उमन नहीं होता। आप दोनों साइडों को सुने, फैसला करें, फैसला तो फैसला जो भी हो। मैं आता हूँ आप जुबैरी साहब, अब निसार खोड़ो साहब, जो आबिद जुबैरी साहब बात कर रहे हैं कि नहीं, ये कोई ऐसा इसमें जवाब पेश नहीं किया जा सकता कि कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्फ्लुएंस किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, ये कुदरती तौर पे ये इस तरीके से हो जाना था, और जो रिमार्क्स दिए जाते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। मैं गुजारिश करूं सर जी कि जब पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में यह मसला आया तो ये 4 घंटे की बहस क्यों हुई? उनको क्या पता नहीं था कि उनके केस जो है अपील में है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? तो उसके बाद उस दिन के रिमार्क्स को मैं यकसर नज़रअंदाज कैसे कर दूं? और फिर वो दूसरे दिन क्यों कहते हैं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला कर ले तो उसके बाद हम देखेंगे? यही चीज़ है जो दिमाग में सवाल पैदा करती है। अभी आपने भी एंट्रो में यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का भी इंस्ट्रक्शंस थी। अब मुझे नहीं मालूम इंस्ट्रक्शंस नहीं, मैंने ये नहीं निसार खोड़ो साहब, मैंने ये नहीं कहा इंस्ट्रक्शंस थी। मैंने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो जब प्रोसीडिंग्स कर रहे थे तो उन्होंने भी ये रिमार्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। हाँ, तो फिर मैं क्या कहूँ? मैं रिमार्क्स को, अगर उनके रिमार्क्स को मैं ना मानूं, ये कैसे हो सकता है? अखबारात में हेडलाइन तो वो रिमार्क्स की आ जाती है, फतवा की तो कोई हेडलाइन आती ही नहीं है। तो मैं समझता हूं ये काम ठीक नहीं है। रही बात कि इमरान खान साहब अब वो जेल में है, किसी और केस में, साइफर केस में होंगे, या फिर 9 मई के वाकयात में होंगे, या अल कादर ट्रस्ट में होंगे, मुझे नहीं मालूम। फैसला आया, नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और डिक्लेयर भी नहीं की, इसलिए 14 साल सजा और उम्र भर के लिए डिस्क्वालिफिकेशन। यहां चोरी पकड़ी गई और सजा हुई और वो सस्पेंड हो गई। अब मैं क्या बोलूं? मैं एक आम शहरी हूं, क्या सोचूं मैं? निसार खोड़ो साहब, मैं आता हूं, मेरे पास चूंकि इस ब्रेक में 1.5 मिनट है, जाहिद खान साहब का भी कमेंट लें फिर आगे बात करते हैं। जाहिद खान साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए नदीम हुसैन साहब, बिल्कुल यही बात है कि देखिए अभी जुबैर साहब कहते हैं बड़े अदब के साथ
उसने उस इस्लामाबाद के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रिमार्क्स नहीं सुने कि उसने कहा था कि मैं सैंडविच बनाऊं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के और ट्रायल कोर्ट के बीच में। और दूसरा, अगर ये कहता है कि उसने कहा था कि मैं मंडे को फैसला दे रहा हूं, तो ये जो गालम गलोच जब ऑफिशियल पेज से पीटीआई के ऑफिशियल पेज से जिस 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 तरीके से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मिट्टी पलीत किए, तो क्या ये इंसाफ था? इससे जाहिर हो रहा था कि ये यहाँ प्रेशर डालो और फैसले करवाओ। तो अगर ये सूरत हाल रही तो ये मुल्क जाएगा कहाँ, किस तरफ जाएगा? हम तो ये कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस के जिस केस को सुन रहा था, जिस तरह पहले वो पंजाब का जो डोगर वाला केस था उसका सुन रहा था, बीच में आ गया कि जी आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, इलेक्शन कमीशन को बुलाया और उसी पे काम शुरू हो गया। तो जब ये चीजें होती है तो फिर लोग उंगलियां उठाते हैं कि ये वन साइडेड है, ये वन साइडेड फैसले हो रहे, वो लाडला है और लाडले के लिए हर एक चीज जायज होता है। तो फिर इन चीजों पे इतराजात होते हैं। आज अगर हम इतराज कर रहे हैं तो फैसले पे तो अपनी जगह पे, लेकिन हम कहते हैं कि इससे इतना हाइपर क्यों बना दिया गया कि ताकि अवामों का जो मसला है वो रह गए हैं। और अभी चीफ जस्टिस साहब इसके लिए बैठे हुए कि वो देखे उस दिन उसने यहाँ तक रिमार्क की, उसने कहा 1 बजे तक का ये फैसला दे, अगर 1 बजे तक नहीं देते हम 9 बजे तक बैठे, 9 बजे तक हमारे पास केस लेके आए। तो इससे प्रेशर नहीं होता और क्या प्रेशर होता है? प्रेशर होता है। तो जाहिर खान साहब, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे। वेलकम बैक। आबिद ज़ुबैरी साहब, एक तरफ फैसला भी आपके मुताबिक आता है कि जो मामला है उसके बाद उसी चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद का इजहार भी है, उसके लिए गालियां भी हैं, उसके लिए सब कुछ है। ये रवैया बदल नहीं सकता कि कुछ एक सैनिटी प्रिवेल करे और कोई सूरत हाल बेहतर डगर की तरफ जाए? बिल्कुल आप सही कहते हैं, जजों के उस पर फैसले नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो अदब के साथ मैं कहूँगा, जो चीफ जस्टिस के साथ पिछले पूरे साल तकरीबन 8-10 महीने में जो होता रहा है सर, हम भी यहाँ देख रहे हैं, धरने दिए गए वहाँ, उनके नाम लेके उनकी तस्वीरें पब्लिक करके उन पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जजों की तजलील की गई। पार्लियामेंट के अंदर कहा गया हम उनका हुक्म नहीं मानते। जो उन्होंने ऑर्डर किया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली, उससे कहा कि जी हम ये फैसले नहीं मानते, मखसूस बेंच के फैसले हैं, इस तरह से तो उनकी भी तस्लील की गई। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बाइज्जत लोग हैं, कि ये भी उसको डिनाउंस करें कि किसी भी जज पे इस तरह से तजलील करना उस जज के लिए खिलाफ है। जब उस उधर हो रही थी उस वक्त तो मैंने नहीं सुना कि इन्होंने कहा, क्योंकि ये सब पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर उनकी तस्दीर होती किसी, अगर ये अब ये हमारे चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ हो रही, बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेचुरली आप फैसला करते हैं, किसी को पसंद आता है, किसी को आप तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन आप पाबंद हैं उस फैसले को मानने के। लेकिन आपने देखा इस मुल्क में आइन को तोड़ा गया, आइन को, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना गया, तो यही चीजें अब आ रही हैं इस तरह से, तो ये बढ़ती चली जाएगी। इसको रोकना चाहिए था। इसको रोकने के लिए देखिए कोर्ट ने बड़ा तहम्मुल का मुजाहिरा किया, वरना कंटेम्प्ट की पावर्स तो कोर्ट के पास होती हैं, लेकिन उन्होंने नहीं ली इस तरह की पावर। अगर चीफ जस्टिस साहब के पास इस चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के साथ हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। नहीं, आबिद ज़ुबैरी साहब, एक सवाल है आपसे। आप बहुत बड़े वकील भी हैं, ये फरमाइएगा कि आपने कभी इस तरीके से ब्लैंकेट जमानतें होते हुए देखी हैं? कभी इस तरीके से सुना है कि अभी लाओ, फौरन लाओ, पुलिस को कहो नहीं, आप जो है रेस्ट हाउस दो, ये करो वो, ये कभी आपने? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, आप ये निसार खोड़ो साहब हमारे बहुत मोहतरम हैं, आप बताइए जब सिंध के अंदर, सिंध हाई कोर्ट के मैं आपको फैसले देख सकता हूं, जब हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वहाँ पर उनके लीडरान को, खासतौर जरदारी साहब और लोगों के खिलाफ इस तरह के हजारों केसेस बना दिए गए, 8 अरसे उनको जेलों में रखा गया। हाई कोर्ट, एक वक्त ये आया कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि क्योंकि आपके 100-200 केस बना दिए जाते हैं कि अंदर आइंदा किसी केस बनाया तो और अरेस्ट करने के लिए पहले हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इस तरह के ऑर्डर्स मौजूद हैं, लाहौर हाई कोर्ट के भी हैं, सिंध हाई कोर्ट के भी हैं, वो तो मैं आपको दे सकता हूँ ये फैसले। सर, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के मुकाबले में दीगर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी आप सूरत हाल देखें, और हम तो उसको कवर करते भी आए हैं कि किस तरीके से वो धक्के खाते थे इधर, तो मेरा मतलब है बात तो ज़रा सच है, लेकिन बात रुसवाई की है। आबिद ज़ुबैरी साहब, हमारी शहीद मोहतरमा के खिलाफ तो
टेप्स भी मौजूद थे, वो जो कन्वर्सेशन थी कि इनके खिलाफ इस तरह के फैसले ले, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वो मामले गए। इस तरह की चीज़ें भी 90s में आपने देखी होंगी, आपको याद होगा सर, कि जिस तरह से सजाएं दिलवाई गई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको सेट असाइड किया। तो ये सब चीज़ें भी देखें इस मुल्क की तारीख का हिस्सा हैं। लेकिन कोई एक इंसान के साथ गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। देखिए ये जो सारे केसेस होते हैं सियासी इंतकाम के, चाहे कोई भी हो, ये गलत है, इसको रुकना चाहिए। आइन और कानून के हिसाब से आप बिल्कुल एक्शन लें किसी के खिलाफ जो बनता है। लेकिन हमारे यहाँ नैब है, जैसे नैब का कानून ख़त्म होना चाहिए था, क्योंकि हर हुकूमत ने उसको इस्तेमाल किया अपने मुखालफिन के खिलाफ, चाहे ये हो या कोई हो। इस तरह से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक ये है, हमारा मैं आबिद आगे ज़ुबैरी साहब आता हूँ, ज़रा इस नुक्ते के ऊपर दोनों साहिबान से राय ले ली जाए। निसार खोड़ो साहब, आप क्या कहते हैं? जो आबिद ज़ुबैरी साहब बात कर रहे हैं कि ठीक है, लेकिन इसका सद्देबाब जो होना है वो ज़रूरी है। मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने किरदार पे ज़रा नज़र डाले, भुट्टो साहब की फांसी से शुरू करे, मौलवी तमीज़ुद्दीन से शुरू करे, उसके बाद आगे आए, चौधरी इफ्तिखार के टाइम पे अपने बेटे का केस चलाने पर नज़र डाले, और भी बहुत सी चीज़ें जो कही जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रेडिबिलिटी हम तो नहीं कर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा पर चारों सूबों में पेशियां होती थी, उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया था, उसने कोर्ट को इंतजार नहीं करवाया था, वो नीचे फर्श पर बैठे भी पेशी का इंतजार करती थी, पत्थर पे बैठ के भी पेशी का इंतजार करती थी, शिकायत जरूर करती थी कि यह क्या इंतकाम है कि मुझे चारों सूबों में रुलाया जाता है। जरदारी साहब के साथ भी ऐसा हुआ, वो हैं सिंध के, केस चले इस्लामाबाद। ये क्या सिलसिला है? फिर मैं क्या बोलूं ऐसी सारी प्रैक्टिस को, चाहे इसमें हुकूमत इन्वॉल्व हो या जुडिशरी इन्वॉल्व हो। जुडिशरी ने क्यों अवाम से माफी मांगी 4 दफा मार्शलाओं को कंडोन करने की? फिर क्रेडिबिलिटी कहां जाती है? ये सारे सवाल हैं ज़ुबैरी साहब की खिदमत में कि हम सियासी वर्कर के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी से इंतकाम की बात नहीं करते, लेकिन क्रेडिबिलिटी कोर्टों ने बनानी है। वो जब स्टोरियां चलती थी चौधरी इफ्तिखार साहब के पास कि ओपन कोर्ट करके और कहता था मेरी हेडलाइन लगाओ, रिमार्क्स पर हेडलाइन लगाओ, तो दूसरी तरफ से लोग कहते थे जजों के फैसले बोलते हैं, रिमार्क्स नहीं बोलते। ये ट्रेंड हमने नहीं डाला, इसलिए थोड़ा सा सोचना चाहिए। पाकिस्तान को माशरती सियासी तौर पर बहुत नुकसान हो चुका है। मैं आता हूँ निसार खोड़ो साहब, अब इसमें जाहिद खान साहब ये फरमाइएगा कि ये आबिद ज़ुबैरी साहब से पूछेंगे, ठीक है वो बात जो कर रहे हैं कि अदालतों ने ये किया, लेकिन ये जो तासुर चल पड़ा है जो हम इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद से देखते चले आ रहे हैं कि हर चीफ जस्टिस का एक हम ख्याल बेंच होता है और अब तो प्रेडिक्ट हो जाता है कि जनाब ये फ़ैसला आएगा और ये फ़ैसला जो है वो नहीं आएगा। ये देखिए नजीम हुसैन साहब, सबसे बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की यही है कि हमारी जुडिशरी जो है वो पार्टी बन जाती है, और वो पार्टी बनने के बाद फिर ये सूरत हाल होती है कि आज उनकी क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, कौन उस पर एतमाद करता है। अगर एक फैसला देता है तो एक उसके ऊपर इतराज करता है, दूसरा तो सबसे बड़ी बात है सियासी केसेस को लेना नहीं चाहिए था। जब सियासी केसेस जाएंगे अदालतों में तो अदालतों के ऊपर आएगा, इल्जाम आएगा, दाग लगेगा। आप मुझे आप बता दें कि ये कहते हैं कि जी पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ दी गई तो इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पंजाब का दिया है, हमारे सूबे का तो पूछा तक नहीं है। उसको तो कहा कि जाए वो हाई कोर्ट में अपना केस लड़े। तो आप ये मुझे बता दें, जब ये सूरत दो हम ख्याल जज साथ बैठे हो और वो ये फैसला करे तख्त लाहौर के लिए, तो मुझे तो इतिराज करना पड़ेगा। मैं तो छोटे सूबे का, हम तो 70 साल से चीख रहे हैं और इन अदालतों की बात करते हैं
कि कभी नजर जरूरत के तहत फैसले करते, जब भी कोई डिक्टेटर आए उनको सपोर्ट किया है। ये तो अभी आपने नहीं देखा था कि ये अभी जो डिक्टेटर था उसके लिए उसने कहा वर्दी भी पहनो, आप सदर भी बन जाओ और आइन में अमेंडमेंट में करो। ये इख्तियार हमारी जुडिशरी के पास है कि वो आइन में करे। और जहां तक पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून बनाना। देखिए इंटरप्रिटेशन जो मर्जी आप कर दे उसकी, लेकिन कानून बनाने का हक जो है वो पार्लियामेंट के। अगर आप पार्लियामेंट के हक तलबी करोगे, आपके उनके अंदर आप जाएंगे तो जाहिर है फिर कीचड़ जो उछलेगा वो तो आप पे भी लगेगा। इसलिए जो कुछ हुआ ये पिछले दिनों में या होता रहा, तो ये तो उसका सूरत हाल यही है। लेकिन सबसे 2014 से जो सूरत हाल शुरू हुआ है, जस्टिस साकिब निसार जस्टिस साकिब निसार की और ये फैज हमीद की और बाजवा साहब की और ये बंदियाल साहब तक जो कोसा साहब है, ये सूरत हाल अभी बन गई कि इनकी किसी भी फैसले को क्रेडिबिलिटी कोई इसका समझते नहीं है। नहीं इस है। वजह से नहीं समझते कि जब 63A पे आपने डिसीजन दिया, एक डिसीजन में आप खुद कहते हैं कि पार्टी का लीडर जो होगा वो डिसाइड करेगा कि ब्रॉडकास्टिंग हुई है कि नहीं है, और दूसरे में आप उसी केस में कहोगे कि नहीं ये पार्लियामेंट लीडर फैसला करेगा। तो आप अपनी खुद बातों की तजाद करते हैं। तो जब आप करते हैं तो क्रिटिसिज्म आपके होगा। होगा। और आप ठीक ये है जाहिर खान साहब, मैं आता हूँ। इस वक्त सूरत हालत हो तो यही जी। इस वजह से बनी हुई है ना। इस ठीक वक्त है। महंगाई है, बेरोजगारी है, तबाही, मुल्क तबाही की तरफ हम जा रहे हैं और हम इन बातों में लगे हुए लगे हैं में। कि जी अब ये आबिद, गलत फैसला है, मैं ऐसे ही जाहिर खान फैसला साहब आता हूँ। आबिद जुबैरी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो सूरत हाल है, देखिए मिसालें हैं कि एक तसलसल के साथ, तवातुर के साथ कि चंद नाम अगर सामने आ जाएं तो बड़े आराम से आप केस के फैसले का तयन कर सकते हैं। आप समझते हैं कि अदालतों से इस रवैये को जो है वो एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर इलेक्शन की जैसे बात हुई, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पॉलिटिकल केसेस नहीं आने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी पार्टी, सारे लोग जो ये अपने मसले आपस में इनको बैठ के तय करना चाहिए पॉलिटिशियंस को, वो लेके अदालत आ जाते हैं। फिर नेचुरली अदालत में कोई केस आता है, अदालत को उस पर फैसला करना होता है। एक पार्टी को पसंद आता है, एक को नहीं। जब कासिम सूरी का फैसला है, उसमें भी था कि पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो उनके खिलाफ कोर्ट्स में फैसला नहीं हो सकता। लेकिन जब कासिम सूरी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया और कहा कि नहीं, नो कॉन्फिडेंस करो, तो यही वो जजेस थे, इनकी ऐसी तारीफें हुई पार्लियामेंट। आपके पास वो क्लिप्स मौजूद होंगे कि आज जमहूरियत को बचा लिया ये, जबकि सेक्शन 60 आर्टिकल 69 क्लियर है, क्योंकि आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट किया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज हो रही है। जब आपके खिलाफ फैसले आते हैं तो फिर हक में आए तो बड़ा बहुत अच्छे हो गए, जब आपके खिलाफ फैसला आता है आप कहते हैं कि ये गलत हो गए। देखिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप बेशक तनकीद करें, बिल्कुल, आप जैसे 68 पे 63A पे की जाती है तनकीद, बिल्कुल सही है, आप तनकीद करें। लेकिन पार्लियामेंट बिल्कुल कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, लेकिन तशरीह करना और कोर्ट के फैसले मानना, वो तीन हमारे सुतून है जिसमें एक जुडिशरी होती है, वो जुडिशरी का काम है। आप बेशक उनके फैसले को नापसंद करें, तनकीद करें, लेकिन आपको मानना पड़ता है। दिस इज पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। आप नहीं मारेंगे, नहीं करेंगे तो फिर आप कहते हैं वो नहीं चलेगा मामला इस तरह से, क्योंकि देखिए फिर एनर्की की तरफ आप जा रहे होंगे जब कोर्टों के फैसले नहीं माने जाएंगे। देखिए वही हुआ, हमने देखा आइन टूटा है, अब आप देखिए आइन फिर टूटने जा रहा है। हमने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार ने चैलेंज कर दिया उसे कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाह रहे, लेकिन आप देखिए जो सिस्टम जिस तरह से लग रहा है और डिलिमिटेशन को इशू बनाया जा रहा है, क्योंकि सेंसस ही मैं इस तरफ आता हूँ आबिद जुबैरी साहब, ये आप इस राउंड में इसी पे बात करेंगे। अब आते हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब। लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे आगे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो 90 दिन में कराए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जमात इस्लामी भी। आज इलेक्शन कमीशन के बाहर आप भी यही तकाजा कर रहे हैं। तो ये जो आपने मरदमशुमारी की मंजूरी दी थी, मतलब क्या आपको लगता है कि आपने ये सोच कर दी थी कि नहीं हल्का बंदियाँ नहीं होंगी, बस इसी मरदमशुमारी को मंजूरी दे दो और इसी पे इंतखाब करा लो? देखें जी, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो शिरकत करने वाले हैं और जो प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, उन दोनों के अगर आप बयानात पढ़ लें तो प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा था, इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत के अंदर होगी। साथ ही साथ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में यह भी कहा गया था कि हम नशिस्तें नहीं बढ़ा रहे हैं, सारे मुल्क की नशिस्तें वही की वही रहेंगी।
हाँ, मर्दमशुमारी में आदम ज़रा बढ़ गए हैं, लेकिन ये भी कहा गया था कि हम उसको 3 महीने से आगे नहीं बढ़ाएंगे, इलेक्शन अपने टाइम से होगा। यही सोचकर शायद सबने दस्तखत भी कर दिए थे कि मर्दमशुमारी को तजादात में नहीं डालते, यानी कंट्राडिक्शन, कंट्रोवर्शियल नहीं बनाते। पिछली इलेक्शन कंट्रोवर्शियल थी, सबने मिलकर कहा था 1 टाइम की इजाजत, लेकिन इस्तफा कह रहे थे कि चलो जी मर्दमशुमारी को मान लेते हैं, लेकिन शर्त यह है कि टाइम पर इलेक्शन हो। टाइम पर इलेक्शन, ठीक है। निसार कौर साहब, मेरे पास अब बिल्कुल बड़ा महदूद वक्त रह गया। एक मिनट जी, एक मिनट। हल्का बंदियां क्यों होती हैं? पॉपुलेशन पर। इलेक्शन होते हैं वोट पर, जो हमेशा वोट रजिस्टर्ड होते रहते हैं। अगर किसी हल्के में वोट बढ़ गए तो 100 बिस्मिल्लाह, वोट करने दो। अगर कहीं नहीं बढ़े तो कम नहीं है। मेरे पास अब बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है। जाहिद खान साहब, आपका कमेंट इस पे 1 मिनट है। जी देखिए, ये जो इलेक्शन है वो हम सारी पॉलिटिकल पार्टी जो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं वो सब चाहते हैं इलेक्शन टाइम पे हो। और कल हमारी भी मुलाकात में हम यही सजेशन देंगे कि आप इलेक्शन करा दें, लेकिन इलेक्शन के लिए एक मतलब आप भी कल इलेक्शन कमिश्नर को कहने जा रहे हैं कि भाईजान इलेक्शन 90 दिन में करवाओ। जी, चाहे किसी जिले में आबादी बढ़ती है, कम होती है, जो भी अदम तवाज़ुन आता है, छोड़ दें। हमें तो आबादी पे तो हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। हमारे 6 साल में तो हमारे सूबे में कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। वो क्या सेंसस उसको कहते हैं, क्या मर्दमशुमारी उसको कह सकते हो। हमारे तो उस पर इतराज़ात है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि चलो इलेक्शन तो हो। अभी आप मुझे बता दें कि इस वक्त जाहिर है कि असेंबली है नहीं, अगर निश्चित से बढ़ेगा तो उसके लिए अमेंडमेंट करनी पड़ती है, वो तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि देखिए, जब ये चीज हो रहा तो बहुत पहले होना चाहिए था। अब इलेक्शन सबका डिमांड है, सब चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन के लिए एक माहौल होना चाहिए। माहौल ये होना चाहिए कि गालम गलौज ना हो, लेवल पे। तो 2013 में भी आपने इलेक्शन देखा था, हमारे साथ क्या हुआ था। 2018 में भी इलेक्शन हुआ था हमारे साथ। कल हम ये भी बात करेंगे कि हमारे साथ फिर क्या होगा, क्योंकि दहशतगर्द तो पहले आगे बैठे हुए सारे, बैठे हुए हैं। 40 ठीक है लाख जाहिद तो खान वहाँ साहब बैठ के आए। जी, अब आबिद भाई साहब 30 सेकंड है आपके पास। तो मैं कह रहा हूँ कि सारे लोग जो वहाँ मौजूद थे, काउंसिल कॉमन इंटरेस्ट, जिन्होंने इसे अप्रूव किया सेंसस को, उनको अच्छी तरह मालूम था। और सब इन मिनिस्टरों ने, जो आज खास तौर पे जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने तो टीवी पे आके कहा कि जी ये अब इलेक्शन हमें 2024 में 2023 में होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो अब बैठ के कहना कि जब पता है आपने सेंसस को, बिल्कुल, या तो आप इसको पहले अप्रूव करते ताकि वो हल्का बंदियां पहले हो जाती, लेकिन हल्का बंदियों को एक्सक्यूज बना के 90 दिन के 224 को आप वायलेट नहीं कर नहीं जा सकते। मेरे बहुत शुक्रिया सेनेटर निसार खोड़ साहब, बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि अवाम जिस अज़ाब में मुब्तला हैं वो बिजली के बिल हैं, और आज काबीना जो है उसके ऊपर कोई फ़ैसला सहूलत देने के हवाले से नहीं कर पाई है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पूरी कौम जो है वो एक हिजान और खलजान में मुब्तला है, और बिजली के बिल जो हैं उनको लेकर जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है वो इंतहाई संगीन भी है और इंतहाई गंभीर भी है। इस हवाले से पिछले 2 दिनों से जो निगरान हुकूमत है इस पर गौर व होश कर रही है। आज काबीना के अंदर भी मामला जो है वो सामने रखा गया, और आखिर में हमें पता चला कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम IMF के यरगमाल हैं, हमें वहाँ से इजाज़त लेनी होगी अगर हमने अपने अवाम को कोई सहूलत देनी है। कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं, कारोबारी तबका भी मुतासिर हो रहा है, आम आदमी भी मुतासिर हो रहा है, और जाहिर है कि जहाँ जहाँ रोज़गार वाबस्ता हैं वो रोज़गार जब मुतासिर होते हैं तो उसका एक ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट आता है, और उसके असरात जो हैं वो वही हैं जो इस वक्त हम माशरती इंतशार की सूरत में देख रहे हैं। ये सूरत हाल ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ निकल चुकी हैं, निगरान हुकूमत जो है दिखाई ये देता है कि उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, और वो टामक टोइयाँ मारने की कोशिश तो कर रहे हैं,
लेकिन कुछ ज़्यादा करने की पोजीशन जो है उसके अंदर नहीं है। ये वो सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आबिद भट्ट साहब जो कि चेयरमैन है फिफ्थ पिलर के और मुमताज़ बिजनेसमैन हैं। आबिद भट्ट साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है आप लोग जो हैं रोज़गार का एक ज़रिया होते हैं, ये जो अब सूरत हाल दरपेश है, चाहे वो बिजली के बिलों के हवाले से हो, चाहे उसके दीगर अवामिल हों, किस हद तक कारोबार वाबस्ता हुआ है कि आपसे वाबस्ता लोग जो हैं वो बेरोज़गारी की तरफ जाना शुरू हो गए? मुझे थैंक यू वेरी मच फॉर जी इनवाइटिंग मी इनटू योर प्रोग्राम। मकसद ये है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं शुरू कहाँ से करूँ, अपनी प्रॉब्लम से करूँ या लोगों की प्रॉब्लम से करूँ। वो कहता है ना, लोगों का दुख देखा तो मैं अपना दुख भूल गया। मकसद ये है कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ से शुरू करें। मसला ये है कि ये जो आपका बिजली का मसला है ये कोई आज का नहीं है। ये आप 20 साल पीछे चले जाएं तो इन्होंने जो मुआहदे किए थे वो सारे गलत किए थे। हालांकि इनको चाहिए था कि अगला 20 साल का सोचते हुए करते। अब क्या है, क्योंकि बिजली बन रही है पेट्रोल के ऊपर, और पेट्रोल जैसे जैसे महंगा होगा और आपको बिजली के बिल बढ़ाने पड़ेंगे। पेट्रोल भी बढ़ेगा और बिजली के बिल भी, दोनों ही एसेंशियल चीज़ें हैं फॉर नॉर्मल इंसान के लिए। अब इनके पास पहले तो ये क्या था कि कर्ज ले लेके सब्सिडाइज करते रहे, कुछ खुद खाते रहे, कुछ आपको खिलाते रहे। अब ये कहाँ से ये, क्योंकि आपको सब्सिडाइज करने के लिए इनको पैसा चाहिए, पैसा इनके पास है नहीं। अब ये कैसे करेंगे, हमें तो ये समझ नहीं आ रहे। हमारा ये मकसद, ये एज ए फिफ्थ पिलर हम बिजनेसमैन इकट्ठे होके यही सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट की किस तरह हम हेल्प करें, उसको किस तरह हम इन चीज़ों को सीधा करें। मकसद, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऑनेस्टली इनकी इनकेपेबिलिटी जो है ना, ये तो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप पिछले 75 साल से अगर कुछ नहीं कर सके तो अगले आने वाले 5 साल में क्या कर लेंगे। हर आने वाले 5 साल में यही वादे करके आते हैं, जो भी आया है, राइट, जो भी है यही वादे करके आया है कि बस ये 5 साल के बाद देखना, हमें पिछली गवर्नमेंट ने बहुत गलत कर दिया था, उसकी वजह से हमें अब अगले 5 साल आपको ठीक करने में लगेंगे। और 3 साल में वो भी चला जाता है, फिर अगले 3 साल वाला आ जाता है। और अच्छा, इसमें भट्ट साहब, इसमें देखें, गुजारिश ये है कि इस वक्त तो आप IMF मुआहिदे के अंदर हैं। आज काबीना के इजलास की जो सूरत हाल है वो बेबसी की तस्वीर है कि आप रिलीफ जो है वो नहीं दे सकते हैं। क्या टैक्सेशन हटाई नहीं जा सकती? अब वो कह रहे हैं कि टैक्सेशन तो कम नहीं हो सकती। अब IMF तो ये नहीं कहता कि बिजली के बिल जो हैं उसके ऊपर आप सारे टैक्स डाल दो। ये शिकायत होती है कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो सही तरीके से टैक्स अदा नहीं करती, जिसकी वजह से फिर ये रास्ते और ये तरीक़ाकार जो है वो अपनाया जाता है। भाईजान, आपका टोटल GDP 300 बिलियन डॉलर है, आपकी आबादी 26 करोड़ है, उसके ऊपर आप क्या टैक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप जो 7,000 ले रहे हैं, 7,000, वो भी चलो मैं कह रहा हूं कि सपोज लेट्स से कि बिजनेसमैन 20% 25% खा जाता होगा, लेट्स से दैट, तो 25% से आपका क्या फर्क पड़ेगा? आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस 20 बिलियन डॉलर का है। अगर आप अपनी एक्सपोर्ट और रेमिटेंस डालते हैं तो आप 50 और 55 पे जा रहे हैं, तो 80 बिलियन की आपकी नेचुरल इंपोर्ट है। आपने पूरी इकोनॉमी को तो इंपोर्ट बेस कर दिया है, तो टैक्स कहां से आएगा? आपका मसला अकेला टैक्स नहीं है, आपका मसला इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी 20 बिलियन का एवरी ईयर आपको चाहिए, जो आप उधार और भीख मांग के लाते हैं। आप मुझे बताएं कि एक बेकारी किसी दूसरे को भीख कैसे देगा? दूसरे बेकारी को, हम एक कौम को भी इन्होंने बेकारी बना दिया है और खुद भी बेकारी बन गए हैं, तो कैसे चलेगा ये सिलसिला? आप बिजनेसमैन के ऊपर डाल रहे हैं, बिजनेसमैन ही तो आपकी सारी इकोनॉमी चला रहा है। अभी जो भी चल रहा है वो बिजनेसमैन की वजह से चल रहा है। आप बिजनेस के ऊपर आ जाते हैं। मकसद है कि जब मैं बच्चा था ना, उस वक्त से मैं सुन रहा था सरमायादार बड़ा जालिम है, सरमायादार बहुत जालिम है, इसकी वजह से सारे मसाइल हैं। आप बाहर के सरमायादार को तरले कर करके कह रहे हैं कि आओ हमारे मुल्क में सरमाया लगाओ, और जो लोकल सरमायाकार हैं उनको आप फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपका ये बढ़ सकता है, ये जो आपका टैक्स है वो किस तरह बढ़ेगा? इसमें भट्ट साहब एक सेकंड,
आप जो ये बात कर रहे हैं कि टैक्स की बढ़ोतरी जो है वो हो सकती है, और आप ये भी कह रहे हैं कि सरमायादार जालिम नहीं है, तो ये किस तरीके से मुमकिन है? मैं बताता हूं आपको, आप अपनी पॉलिसीज हमें खुद बनाने दें, हम आपको बना के देते हैं पॉलिसीज। फिफ्थ पिलर का मकसद ये है कि हम बिजनेसमैन कह रहे हैं कि भाई हम आपकी हेल्प करते हैं। द ओनली पर्सन हु कैन टर्न दिस कंट्री अपसाइड, टर्न अराउंड दिस कंट्री, ओनली द बिजनेसमैन। मैं कह रहा हूं कि अगर हमें आप पॉलिसी हम खुद बनाते हैं, ईज ऑफ बिजनेस करें। हम आपको कह रहे हैं कि आप 7,000 टैक्स ले रहे हैं, अगर आपको 10,000 मिलता है ईज करने से, तो आपको तकलीफ क्या है? Why does a bureaucrat नहीं, has to make a अब जो कभी हुकूमत practical इकदाम business ही उठा रही है रफीक उससे आप मुतमिन रफीक नहीं है? साहब, मुझे अपनी बात खत्म जी। करने दें। How can a bureaucrat make a policy for a businessman जबकि उसने कभी प्रैक्टिकली बिजनेस ही नहीं किया? How the hell he will know कि हमें जरूरत क्या है? हम कह रहे हैं कि हमें ईज करके लेट अस मेक द पॉलिसी। हम आपको टैक्स नहीं मांग रहे, कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। देखें, आज के दौर में, आज के वक्त में आप अगर गवर्नमेंट से रिलीफ मांगेंगे ना, आपको रिलीफ सिर्फ भीख मांग के मिल सकता है और गवर्नमेंट के पास देने के लिए कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो अब कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उससे आपको लगता है कि कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है। पैसा कहां से आएगा? या भीख से आएगा या आधार से आएगा। आधार और आपके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। द ओनली पीपल कैन टर्न अराउंड दिस कंट्री इज द बिजनेसमैन। आजकल की इकोनॉमी के सिपाही जो है बिजनेसमैन है। फौजी आजकल इकोनॉमिक वार हो रही है, इकोनॉमिक वार के जो एक्चुअली सिपाही है वो बिजनेसमैन है। और इनको आगे आने दें, इनके साथ बैठे, हमें इकोनॉमी का कुछ हिस्सा दें कि हम आपको सीधा करके दें। ये जो बाहर से जितने एग्रीमेंट हो रहे हैं वो बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन करने दें। ब्यूरोक्रेसी को फॉर द टाइम बेइंग थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें। हम जब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन बैठेगा, हमें रिस्क लेने का भी पता है, हमें असेसमेंट का भी पता है, हमें सारी चीजों का कि हाउ टू कन्विंस अनदर बिजनेसमैन टू ब्रिंग योर अपने बिजनेस इधर लेके आए, यहां से मैन्युफैक्चरिंग करें। और उसके लिए हमें पता है कि उनको क्या क्या मुराद देनी है। ठीक है। बहुत शुक्रिया आबिद भट्ट साहब। नाज़रीन, ये थे आबिद भट्ट, चेयरमैन फिफ्थ पिलर। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।